लास्ट क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था, है ना? यस सर। यस उसमें ड्रिफ्ट स्पीड बताया था, हाँ सर। करंट डेंसिटी बताया था, यस सर। ड्रिफ्ट स्पीड और करंट डेंसिटी में रिलेशन बताया था, हाँ सर। ड्रिफ्ट स्पीड का एक दूसरा अप्रोच रिलैक्सेशन टाइम वाला बताया था, यस सर। रिलैक्सेशन टाइम वाला अप्रोच और ड्रिफ्ट स्पीड का अप्रोच मिला के क्वांटिटेटिवली ओम्स लॉ डिराइव किया था। हाँ सर। फिर ओम्स लॉ में देखा था रेजिस्टेंस इज रो एल बाई ए। यस सर। यस सर। इसके आगे हम लोग आज करते हैं, ठीक है? अब देखो, तो रेजिस्टेंस में अच्छा ओम्स लॉ में वो वाला भी क्वेश्चन शायद कराया था, जिसमें कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज हो रहा है रेडियस लिनियरली, ऐसा वाला। हाँ सर वही किया था। ये वाला किया था, ठीक है ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी तरह के रेजिस्टेंस निकालने वाला, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दबाजी मत करना क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन वो वाला जो लास्ट में कराया था ना मैंने, जिसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी कर रहा है, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है यार को। इसको दो पार्ट में करना, उतना लंबा नहीं रखता, आधा आधा दो पोर्शन में, इंफॉर्मेशन इधर और क्वेश्चन इधर। एक्चुअल में होता क्या है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया होगा और कहा होगा कि इसके न्यूमेरिकल्स का बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, लीकेज करंट। थोड़ा बहुत बताया था क्या? थोड़ा हाँ सा सर पता है। हाँ, तो थोड़ा बहुत में क्या है कि कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में अगर आप ज्यादा सा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दे दोगे तो वो भी रेजिस्टेंस बन जाएगा, और क्या होगा, वो नो कंडक्टर बन जाएगा। करंट लीकेज करंट का मतलब क्या हुआ कि करंट पास करना शुरू हो गया उधर से, तो वो आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम से जब करंट लीक करना शुरू होगा तो वो आपका कंडक्टर बन जाएगा, और कुछ नहीं। एनीवे, इस क्वेश्चन को कोशिश कीजिए। ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन। फॉर्मूला वही है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो रो की जगह बेटा यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ द मीडियम दिया है ना? ओके। हाँ सर तो 1/8। कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल रेजिस्टिविटी होता है। यस। सो एज अ थ्योरी इसको सॉल्व करने के लिए आपको दो फॉर्मूले चाहिए, एक रेजिस्टेंस इज रो एल बाई ए, दूसरा फॉर्मूला कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, और तीसरा अगर चाहो तो ऐसा भी कह सकते हो, करंट डेंसिटी इज सिग्मा टाइम्स ई। याद हाँ है? सर ये भी पिछले बार लिखा है। हाँ तो ये तीनों को में से जैसे मन करे जो भी यूज हो उसको अप्लाई करो। ये लास्ट क्लास में किया था। कोशिश कीजिए 10 मिनट लीजिए, चलेगा, बट खुद से कीजिए, मजा आएगा।
आया कुछ? हाँ सर। फर्स्ट तो सिंपल है सबसे, फर्स्ट सबसे सिंपल है। हाँ सर। along द लेंथ पूछा है, मतलब ऐसे, तो इसमें तो सीधा सीधा फॉर्मूला पुट करना है मुझे। रेजिस्टेंस R इज रो इंटू L अपॉन एरिया A, यही होता है। हाँ सर। रो इंटू L, एरिया A देखोगे तो जिस एरिया से करंट जा रहा है वो तो ये एरिया है ना, जो शेडेड पार्ट दिख रहा है। यस सर। सो पाई B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। हाँ सर। हाँ सर। अभी रुको, अभी खत्म नहीं हुआ। अब इस खाली जगह में जो मटेरियल है उसका कंडक्टेंस रो दिया है, बट क्वेश्चन को पढ़ोगे ध्यान से तो शायद स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऐसा वर्ड लिखा है। हाँ सर। तो हम लोगों के लैंग्वेज में इसको लिखेंगे L अपॉन पाई रो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये हम हाँ लोग सर। की लैंग्वेज में आंसर होगा, लेकिन क्वेश्चन में कहीं L वर्ड दिया है क्या? हाँ सर। बोलो। नहीं हाँ सर। सर, लेंथ ऑफ सिलेंडर दिया तो है एंड पे। अच्छा दिया है, तो ठीक है, यही अच्छा। आंसर हो गया। हम्म, आंसर हो गया। बी पार्ट का बताओ। बी पार्ट आया किसी को? बी पार्ट का मतलब समझ आया? मैं क्या पूछ रहा हूँ, बी पार्ट का मीनिंग समझ आया? हाँ सर। हाँ पर सर। शायद से ये वाला जो लेंथ वाइज किया है वही रेडियली कैलकुलेट। हाँ वो रेडियली है, मतलब ऐसे आप समझिए, इसलिए पूछा। विजुलाइज अगर हो रहा है तो ठीक है, रेडियली है, मतलब नीचे वाला सिलेंडर, ये जो दोनों बीच का गैप है ना, ये जो दोनों के बीच का गैप है, करंट उसके थ्रू पास हो रहा है, समझे? मतलब क्रॉस सेक्शन अगर मैं देखूं इस सिलेंडर का, चलो क्रॉस सेक्शनली अगर देखूं सिलेंडर का, तो सेकेंड वाले केस में करंट का फ्लो इधर से इधर हो रहा है ना? हाँ सर। ये क्रॉस सेक्शन है, ये मतलब इसका मतलब स्फेयर है ऐसा नहीं है, ये जस्ट मैं सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन बनाया। तो करंट का फ्लो इधर से इधर हो रहा है। इससे पहले जो किया था उसमें करंट का फ्लो इधर से इधर हो रहा था अंदर, समझ रहे हो ना? हाँ सर। तो कोशिश करो। इसमें क्या, उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, इसमें जैसे जैसे आगे जाएंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता जाएगा। हाँ सर। तो कुछ इंटीग्रेट वगैरह करेंगे। हाँ सर। अगर आपको हाँ सर। याद होगा तो हीट एंड थर्मो में मैंने रेडियल फ्लो ऑफ हीट पढ़ाया था, रिजल्ट सब एग्जैक्टली वही है, याद है? रेडियल फ्लो ऑफ हीट, अरे अंदर का स्फीयर इस टेम्परेचर पर है, बाहर का इस टेम्परेचर पर है, स्फीयर या सिलेंडर, तो रेडियल फ्लो ऑफ हीट। चलो सॉल्व करो, चलो। अच्छा सॉरी, हीट मैंने नहीं पढ़ाया ना, नहीं हाँ सर। सर, इसलिए कुछ नहीं सर, शोम सर ने। इसलिए स्ट्राइक, मतलब सर ने भी पढ़ाया होगा, स्ट्राइक नहीं हो रहा है आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ, लैंग्वेज अलग अलग होता है ना लोगों का। तो सर ने पढ़ाया होगा अगर, तो हेडिंग दिया होगा रेडियल फ्लो ऑफ हीट, जिसमें स्टैंडर्ड दो एग्जांपल किए होंगे, रेडियल फ्लो थ्रू सिलेंडर और रेडियल फ्लो थ्रू स्फीयर, ऐसा कुछ स्टैंडर्ड नेम ये है। एनीवे कोशिश करो। करोगे या हिंट दूं, जैसा बोलो। सर 2 मिनट देखते। सर एक
चलिए देखिए, ऐसा करते हैं कि यहां से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का एक छोटा सा मीडियम लेते हैं। तो ये जो रेड वाला पोर्शन है, इसमें करंट जो रेडियल फ्लो हो रहा है, केवल इसका रेजिस्टेंस में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, डी आर इज इक्वल टू रो इंटू एल। एल तो dx होगा, लेंथ ऑफ यस dx होगा अपॉन एरिया। तो इसका सरफेस एरिया जिसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है नॉर्मली, वो हो जाएगा 2πxl, ऐसा होगा हाँ सर। पक्का। सो रो अपॉन 2πl dx अपॉन x इज dr। इसको अगर इंटीग्रेट कर दे तो r मिल जाएगा। हाँ सर। हाँ सर So R is rho upon 2πl integral of dx upon x from x is equal to a to x is equal to b. So rho upon 2πl ln b by a, ऐसा कुछ। हाँ सर। तुम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो क्या मैथ्स में? सर अभी तो मतलब बेसिक तो पता है सर। थोड़ा बहुत पढ़ा था। हाँ नहीं, वो मीन मीडियन मोड तो पढ़े होगे सब लोग शायद। हाँ वो हाँ पता सर। है। हाँ सर। हाँ, वो नहीं। तो जैसे मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, ये सब क्या है, सब एवरेजेज ही हैं। यस सर। हाँ सर। उसी में एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं तो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सब भी एवरेजेज ही हैं, है ना? ये भी तो एवरेज हाँ ही सर है ना? हाँ यस सर। तो इसका मतलब है एवरेज निकालने से पहले, एवरेज निकालने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। मैं एक जनरल बात बता रहा हूं कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है? यस सर। तो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अगर मुझे पता चल गया तो पता चल जाएगा कि हमें कौन सा एवरेज लगाना है। तो उसमें एक, उस डिस्ट्रीब्यूशन में एक टर्म होता है, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ही है वैसे। तो एक लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है? हाँ सर। तो ये उसके एवरेज का, जैसे ज्योमेट्रिकल मीन पता था तो कैसे आपने तुरंत पिछले क्लास वाले लेक्चर को बता दिया था, हाँ सर। हाँ सर। वैसे ही अगर थोड़ा सा हाई लेवल मैथ पता होता, मैं इसका शॉर्टकट भी बता देता कि उसका एवरेज यही होता है, उसका एवरेज भी यही होता है। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बी पार्ट कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखेंगे कभी किसी दिन मूड में रहा, उसको पढ़ाना पड़ेगा, शुरू से बताऊंगा। अभी वैसे आपके फिजिक्स के सिलेबस के हिसाब से जरूरत नहीं है इसकी। डन सर। आगे बढ़े। हाँ सर। अब हम लोग बैटरी ईएमएफ देखेंगे।
ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जब भी करंट फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर में, ध्यान से समझना, या कैपेसिटर चार्ज होता है, तो हम लोग कॉमन बोलचाल के लैंग्वेज में कह देते हैं कि बैटरी ने चार्ज क्यू दिया या बैटरी ने करंट आई दिया। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि बैटरी अगर चार्ज दे पाता तो नॉन कंडक्टर को भी दे देता, उससे भी करंट फ्लो करा लेता। तो एक्चुअल में बैटरी सिर्फ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगा, और अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है लूजली बॉन्डेड विथ न्यूक्लियस, तो वो मूव करना शुरू करेंगे और करंट फ्लो होगा। बैटरी के खुद के पास कोई करंट नहीं होता, बैटरी के खुद के पास कोई चार्ज नहीं होता। बैटरी सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर को एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देता है उसके इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए, मतलब एक फोर्स देता है। इसीलिए बैटरी कॉमन नेम है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये एक टेक्निकल नेम है। कोई दिक्कत? नहीं। तो किसी भी बैटरी में ईएमएफ होता क्या है ये समझ लेते हैं। बैटरी में मोस्टली हम लोग देखते हैं एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। जो लंबा दिखता है थोड़ा उसको पॉजिटिव कह देते हैं, जो छोटा दिखता है उसको हम लोग नेगेटिव कह देते हैं। यही कहानी चलाते हैं, यस सर। है ना? अब जरा इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बीच में एक चीज मैंने मतलब जानबूझ के छोड़ दिया है, क्योंकि उसका अपने जेई वेई से कोई मतलब नहीं है। बोर्ड में पूछेगा कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ सर। ठीक है, वो कलर। अच्छा एक बात हाँ बताओ, सर। जस्ट ऐसे ही बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैक्सिमम बच्चे इसमें आरटीपीएस वाले हैं क्या? शायद से। हाँ सर। हाँ शायद सर। यस सर। अच्छा, तो तुम लोग जो सीबीएसई स्कूल वाले हो, तुम लोग का कुछ टेस्ट वेस्ट ये लोग कराते रहते हैं ना, कुछ यूनिट टेस्ट कुछ हाँ सर, सर, लास्ट ही टर्म हाँ टेस्ट था, हाँ वेडनेसडे खत्म हुआ। हाँ, जैसे कवि ने एक दिन पूछ रहा था कि मैग्नेटिज्म का कुछ है क्या, ऐसा तो हो गया था या बाकी है अभी? सर, वो खुद से ही पढ़ लिया ऐसे हाँ खुद से पढ़ के दे दिया। अच्छा, नहीं मैं मतलब बच्चों के फोन मैसेज आते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो मैंने अभी आज रात तक फिनिश कर दूंगा। चैप्टर वाइज सीबीएसई के नोट्स हैं वो मैं दे दूंगा। एग्जाम जब भी आए बीच बीच में पढ़ के देते रहना। एक्चुअल पढ़ाई तो यहाँ होगी, मतलब जब जेई के सिलेबस में जैसे जैसे आएगा। जैसे ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी खत्म होने के बाद मैग्नेटिज्म आएगा, बट वो स्कूल में चूंकि उन लोगों को कम पढ़ाना होता है, उनको क्या खाली चैप्टर का नाम लिख दिया कहानी खत्म, तो वो लोग अपना सिलेबस आगे बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, ओके। यस। ओके सर। मैं क्या कह रहा था, हाँ बैटरी की बात कर रहा था। हाँ तो नहीं, उससे पहले मैं कह रहा था एक टॉपिक तुम्हें बुक में मिल जाएगा, कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर। ये बोर्ड में ये सब में पूछता हाँ सर, वो कुछ अलग अलग हाँ नंबर सर। के दर से। हाँ बोर्ड में भी नहीं है शायद। नहीं, बोर्ड में है। बोर्ड में है सर सिलेबस से काट दिया सर। अच्छा, हाँ सर सिलेबस से निकल। बहुत बढ़िया। तो वो क्या है, ऑनेस्टली मुझे आता भी नहीं है वो सब, क्योंकि उसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। हर कलर के करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको याद रखने हैं। याद करना है सर उसमें से कुछ। तो वो थर्ड क्लास काम है, मुझे समझ कभी नहीं आया, न मैं मुझे आता है न मैं पढ़ाता हूँ। तो ये बैटरी का नोटेशन मोस्टली देखते होगे तुम लोग। जो बड़ी वाली प्लेट है उसको हम लोग पॉजिटिव प्लेट कहते हैं, जो छोटी वाली प्लेट है उसको हम लोग नेगेटिव प्लेट कहते हैं। ठीक है, अब अगर कोई चार्ज बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक अगर फ्लो करता है, तो हम लोगों को वर्क डन करना पड़ेगा, यस सर। है ना? तो ये वर्क बैटरी करता है। कौन करता है? बैटरी। बैटरी करता है। तो बैटरी का यही काम है, बैटरी का काम है कहीं से चार्ज लेना और किसी को चार्ज देना। बैटरी जस्ट मीडियम है, जैसे मैंने बताया भी होगा कैपेसिटर के शुरू में। लेकिन क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते करते सीरीज पैरेलल ये सब में लोग खो जाते हैं, फंडामेंटल भूल जाते हैं कि नेगेटिव प्लेट से बैटरी इलेक्ट्रॉन लेता है और पॉजिटिव प्लेट को पहुंचाता है। बैटरी का यही काम है।
सॉरी पॉजिटिव प्लेट से, हाँ मतलब इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से लेकर दूसरे प्लेट को पहुंचाता है, बैटरी का यही काम है ना। हाँ सर, हाँ बैटरी कोई अलग से कहीं से चार्ज लाता नहीं है, कंडक्टिंग प्लेट एक प्लेट से चार्ज लेकर दूसरे प्लेट को देता है, तो जिससे इलेक्ट्रॉन लिया वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, जिसको दिया वो नेगेटिव चार्ज हो गया। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बैटरी के दोनों टर्मिनल से पॉजिटिव नेगेटिव से टोटल चार्ज अल्जेब्रिकली सेम होना चाहिए मैग्नीट्यूड में, और अल्जेब्रिक सम 0 होना चाहिए, क्योंकि बैटरी के पास अपना कुछ चार्ज वार्ज नहीं होता। क्लियर है? हाँ Yes. सर। तो बैटरी is a device which can take charge from one conductor and give it to another conductor or same conductor। तो वो चार्ज का फ्लो कराने के लिए जो फोर्स चाहिए वो बैटरी देता है, और बैटरी का यही काम है। तो सपोज Q अमाउंट ऑफ चार्ज इस बैटरी से फ्लो किया इधर से इधर, तो जो वर्क डन बाय बैटरी होगा ये वर्क डन बाय बैटरी हमारा होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है इनटू डिस्प्लेसमेंट यही होगा। तो चार्ज पर फोर्स बैटरी ने मान लो Fb फोर्स लगाया, और इन दोनों के बीच फिजिकल सेपरेशन d डिस्टेंस का है बैटरी के दोनों प्लेट के बीच में। तो मैकेनिकल वर्क डन क्या हो गया, बैटरी फोर्स इनटू डिस्टेंस d, यही मैकेनिकल वर्क डन हुआ। यस सर। ये चार्ज Q पर अगर लगाया तो ये जो फोर्स होगा ये फोर्स चार्ज पर डिपेंड करेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज ये फोर्स होगा, नहीं समझे? Yes. ये जो हाँ सर, समझा। फोर्स डन बाय बैटरी होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज होगा, Yes. हाँ सर, हाँ वही सर। होगा। है ना। सो इसको मैं ऐसे कह दूं, इसको मैं ये कह दूं ये वर्क डन बाय बैटरी। अब मैं कह दूं वर्क डन बाय बैटरी पर यूनिट चार्ज, क्योंकि कितना चार्ज ले जाएगा उस पर डिपेंड करता है ना। तो वर्क डन बाय बैटरी पर यूनिट चार्ज अगर मैं बोलूंगा, ध्यान से देखना, तो अब मेरा हो जाएगा वर्क डन बाय बैटरी अपॉन चार्ज Q। तो ये हो गया फोर्स अप्लाइड बाय बैटरी इनटू डिस्टेंस d अपॉन चार्ज Q होगा। बोलिए। हाँ सर। अच्छा, हाँ सर। अब फोर्स अप्लाइड बाय बैटरी अपॉन चार्ज Q ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। Yes. Yes. यस फोर्स अप्लाइड बाय द बैटरी अपॉन चार्ज Q ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वर्क डन हमारा पर यूनिट चार्ज हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू d। तो ये जो फोर्स लगता है यही फोर्स आपका ईएमएफ है। ये जो है ना 2 वोल्ट 3 वोल्ट जो सुनते हो ये यही है। आई बात समझ में? ये जो फोर्स है ये जो फोर्स है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कहते हैं, तो बैटरी का एक्चुअल पर्पस यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना। अब हम बैटरी के इनर स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो सपोज सर्किट में एक बार देखें, ये मेरा अगर बैटरी है, ध्यान से देखना, और ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस सॉरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक R है, और यहाँ एमीटर है जिसमें करंट का रीडिंग बताएगा और इसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर इसमें से I करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके अंदर देखेंगे हम
तो आई करंट इधर जाता हुआ दिखेगा ऐसे, यस ये बैटरी का नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो बैटरी यूजुअली करंट का फ्लो क्या होता है, हायर टू लोअर पोटेंशियल होता है ना। हाँ सर। लेकिन Yes. अगर मैं बैटरी के अंदर देखूं तो उल्टा दिख रहा है। हाँ सर हाँ सर। यस अगर मैं बैटरी के अंदर देखूं तो फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल करंट फ्लो हो रहा है, और बैटरी के बाहर देखूं तो ये मेरे कंडक्टर का हायर पोटेंशियल पॉइंट है और ये कंडक्टर का लोअर पोटेंशियल पॉइंट है। तो बैटरी के बाहर, ये याद रखना, करंट हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, बैटरी के अंदर करंट लोअर टू हायर पोटेंशियल फ्लो करता है। तो बैटरी के अंदर करंट जो लोअर टू हायर पोटेंशियल फ्लो करेगा तो उसको कुछ रेजिस्टेंस से इनकाउंटर होना पड़ेगा। कॉमन सेंस है यस सर है ना। तो बैटरी को अपने इंटरनली कुछ रेजिस्टेंस से इनकाउंटर होना होगा। उस इंटरनल रेजिस्टेंस को, उस रेजिस्टेंस को हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। क्लियर है? इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट कुछ समझ आया? Yes, sir. हाँ सर। बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों होता है? क्योंकि बैटरी के अंदर चार्ज का जो फ्लो हो रहा है वो अननेचुरल है। अननेचुरल का मतलब है नॉट फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, जो कन्वेंशनली होना चाहिए। इसका उल्टा है लोअर टू हायर पोटेंशियल। तो जब आप किसी चीज को लोअर टू हायर पोटेंशियल ले जाओगे तो आपको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा ना। हाँ सर। हाँ सर हाँ सर तो ये जो रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है इसको हम लोग बैटरी के लैंग्वेज में इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। क्लियर है? तो एक्चुअल में बैटरी कितना भी अच्छा क्यों ना हो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर होगा। डायग्राम में दिखे या नहीं दिखे, आइडियल बैटरी का मतलब है कि जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, लेकिन नॉन आइडियल बैटरी है तो उसमें कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर होगा। क्लियर है? यस तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस को, तो मैं पहले इसमें लिख दूं, इनसाइड बैटरी फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज करंट is against electric field। आई बात समझ में? आई मीन या इज अगेंस्ट पर से लिख दो, इज फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। क्लियर है? और आउटसाइड द बैटरी हायर टू लोअर पोटेंशियल, दैट इज इनर सर्किट हायर टू लोअर पोटेंशियल। दो मिनट और। So every battery comes with an internal resistance। जैसे ये बैटरी V वोल्ट की है तो ये EMF E है इसका और इंटरनल रेजिस्टेंस R है इसका, और ये पूरा सिस्टम मिलाकर बैटरी कहलाता है ना। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बार डायग्राम में मेंशन नहीं किया रहेगा,
वो लैंग्वेज में लिखा रहेगा कि अ बैटरी हैविंग ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, ऐसा कुछ। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम लोग बैटरी कहते हैं। ठीक है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ए और नेगेटिव टर्मिनल बी है। मान लो करंट आई फ्लो हो रहा है, ध्यान से समझना सब लोग एक चीज। तो अगर मैं यहां से यहां देखूं, सब ध्यान से देखो, यहां पर देखूंगा तो पोटेंशियल एट बी माइनस आई आर प्लस ई इज इक्वल टू पोटेंशियल एट ए। सोच के बताओ या नहीं? वापस ऐसे सोचो, पॉइंट पोटेंशियल मेथड कराया था ना, बी के पोटेंशियल का नाम मैंने वीबी दे दिया। ठीक है, हाँ सर। तो यहां से यहां तक पहुंचे तो वीबी में से आई आर कम हो गया, हाँ तो वीबी माइनस आई आर यहाँ पर हो गया। यहां से यहां गए तो बैटरी का ईएमएफ ई है, तो ई उसमें ऐड हो गया, ऐड हो गया, तब हो गया पोटेंशियल एट ए। हाँ हाँ। सर। पक्का? यस। सो वी ए माइनस वी बी ये मुझे मिल गया ई माइनस आई आर। तो बैटरी की रेटिंग ई है, लेकिन बैटरी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मिल रहा है वो ई से कम है ड्यू टू दिस इंटरनल रेजिस्टेंस आर, है ना? हाँ तो इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी, और इसको हम लोग बोलते हैं ईएमएफ ऑफ बैटरी। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जेई में पूछ चुका है। ठीक है, ध्यान से सुनना। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी लगेगा कितना चिंदी क्वेश्चन सर पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनो सब ओरली। इसका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ नॉन आइडियल बैटरी, आइडियल का तो जीरो होता है। हाँ हाँ सर। ऑप्शन बी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी is always greater than EMF. Question number C, option number C, potential difference across battery may be greater than EMF. Potential, option D, potential difference across battery may be less than its EMF. चारों ऑप्शन समझ आया? हाँ इसमें से कौन सा होगा? मतलब मोटे तौर मुझे पर डी लग रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी ईएमएफ से छोटा होगा, एक ये ऑप्शन है। ईएमएफ ऑफ द बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस छोटा हो सकता है, एक ये ऑप्शन है। ईएमएफ ऑफ द बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा होगा, एक ये ऑप्शन है। ईएमएफ ऑफ द बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा हो सकता है, एक ये ऑप्शन है। तो इन चारों में से कौन सा होगा? सर छोटा हो सकता है। छोटा हो सकता है। हाँ और कोई? छोटा होगा ऐसा नहीं है। हाँ सर वही हो सकता है। सर ऐसा क्वेश्चन में दिया है क्या कि नॉन आइडियल है? हाँ नॉन आइडियल है, चलो नॉन आइडियल, नॉन आइडियल है। बोलो, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, तुम पहले मेरा आंसर होगा ही, अगर नॉन आइडियल छोटा होना ही चाहिए। नहीं, देखो कैसे बताता हूँ, पहले तो इसको खत्म करें। इफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी small r is equal to 0, then
its V is equal to E, known as ideal battery. एक चीज ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था और लोग हमेशा क्या है कि वो बस थ्योरी पढ़ के मिस कर जाते हैं। अब इस बात को मैं ऐसे रखता हूँ, सब लोग ध्यान से देखो, ये एक बैटरी है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर नॉन आइडियल है तो ये है ही, है ना। हाँ सर। देखो मैं दो केस बनाता हूँ। EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R। आगे सर्किट में और भी कुछ होगा, मुझे क्या मतलब, मैं तो केवल बैटरी वाला पार्ट बनाया। अब देखो, अगर करंट का फ्लो इस पार्ट ऑफ द सर्किट से ऐसे हो रहा है, तब तो अभी मैंने ऊपर देखा उसके हिसाब से VA माइनस VB इज E माइनस IR, आया ना। यस सर। यस सर। लेकिन इस पोर्शन ऑफ सर्किट में करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है, क्योंकि सर्किट में आगे कुछ भी हो सकता है, और भी बैटरीज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में अगर हम VA माइनस VB लिखेंगे तो क्या होगा, बोलो। E प्लस IR होगा। VA माइनस E माइनस IR इज VB, तो VA माइनस VB E प्लस IR होगा। हाँ सर। ये दोनों केस समझ में आया। हाँ हाँ सर। सर। तो इसको अब मैं एज अ थ्योरी ऐसा कह देता हूं, एक्चुअल में ये स्टैंडर्ड टर्म है, लेकिन समहाउ आप लोगों के सिलेबस में मिसिंग रहता है। ये वाला जो केस है इसको बोलते हैं, सेकेंड वाला केस इसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ बैटरी। बैटरी में करंट जा रहा है, ठीक है। और इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, बैटरी से करंट जा रहा है। है ना। तो जब डिस्चार्जिंग है तब तो ऑलवेज लेस देन EMF, बट चार्जिंग है तो ग्रेटर देन EMF। आई बात समझ में। हाँ सर। यस सर। सो V ग्रेटर देन EMF भी हो सकता है, V लेस देन EMF भी हो सकता है, ठीक है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी को एक दूसरे तरीके से भी समझते हैं। आप लोग स्कूल में बहुत टाइप के बैटरी देखे होंगे, पढ़ते हो ना, बहुत टाइप के सेल, क्या क्या गैल्वेनिक सेल, लैक्लांस सेल, क्या क्या पढ़ते थे स्कूल में, याद है कुछ? ओ भाई साहब, हाँ सर। हाँ सर, नाम याद है। नाम याद है खाली। क्या होता था उसमें, एक कैथोड होता था, एक एनोड होता था, बीच में इलेक्ट्रोलाइट होता था, ये सब चलता रहता था ना कुछ कुछ। हाँ सर। यस। तो कैथोड पर क्या होता था, सर मतलब चार्ज पूछे आप। हाँ, कैथोड पे कौन सा चार्ज होता था, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज Negative. होता है, नोड पे पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज होता था, और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता था, ऐसा। हाँ हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, हाँ सर, कैथोड कैटायन को अट्रैक्ट करके नेगेटिव हाँ चार्ज भाई, होगा। मैंने भी वैसे ही याद किया। हाँ, कैथोड कटायन, यहाँ तक सही बोले। अब बोलो, कटायन होता है तो क्या होता तो है? कैटायन को अट्रैक्ट करता है तो नेगेटिव चार्ज होगा ना इसका। कैटायन पॉजिटिव होता है तो फिर कैथोड नेगेटिव। चलो ऐसे देखते हैं। ये बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस की कहानी को हम ऐसे समझते हैं। आपको क्लैरिटी से पता चलेगा कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्यों है, क्योंकि अपोज करता है यहाँ तक तो ठीक है, बट एग्जैक्टली अपोज करने की कहानी क्या है वो देखो। आपकी भाषा में ये पॉजिटिव टर्मिनल है,
और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है अंदर में, ये इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में डिसोसिएट होता है, हाँ सर। यस है ना। तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में डिसोसिएट होता है, तो पॉजिटिव आयन किधर जाता है और नेगेटिव आयन किधर जाता है? बोलिए। पॉजिटिव जो नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल है उसकी तरफ जा रहा है। सपोज इसमें सोडियम क्लोराइड है फॉर एग्जांपल, तो सोडियम कैथोड पर जाएगा और क्लोरीन क्लोराइड आयन पे। तो ये Na+ हो गया और ये Cl- हो गया, है ना। हाँ सर, तो Na+ किधर जाएगा? कैथोड पे जाएगा। क्या बट पॉजिटिव चार्ज तो नेगेटिव में अट्रैक्ट होना चाहिए ना। तो सर कैथोड तो नेगेटिव टर्मिनल ही होता है ना, तभी तो वो कैटायन को अट्रैक्ट करता है। हाँ, कैथोड कटायन को अट्रैक्ट करता है, तो इस पर एक्चुअल में कटायन तो को जो वाई है वो है कैथोड। हाँ वाई कैथोड है और एक्स एनोड। वाई कैथोड हाँ। है और एक्स एनोड है। तो वही मैं कह रहा हूँ। तो ये जो Na है इसका मूवमेंट इधर होगा हाँ सर। और Cl का मूवमेंट इधर होगा। हाँ सर। यस सर। सो Yes, sir. पॉजिटिव चार्ज का ये जो आयन है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो दोनों मिला के हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव आयन का मूवमेंट इधर हो रहा है हाँ सर। है ना। तो बैटरी के अंदर, बैटरी के एक्सटर्नल सर्किट से, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है थ्योरेटिकली, लेकिन क्या है कि क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ता है तो लोग इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। बैटरी के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो तो ये वाला है, इधर से आया ऐसे गया, तो ये मेरे कन्वेंशनल करंट आई जो कि यहाँ पर दिया हुआ है उसका डायरेक्शन हो गया, हो गया। हाँ सर। और इसके अलावा ये जो आयन के मूवमेंट के कारण करंट फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन ये लाल वाला होगा, यस सर। है ना। तो दो तरह के करंट हो गए। एक करंट मुझे मिला ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्टर के अंदर है ना। हाँ सर। और दूसरा मिला ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और दूसरा ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ आयंस हो गया, है ना। तो आयन Yes. मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन के मोबिलिटी के, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर जब पढ़ोगे तो उसमें भी ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। आयन की मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन के मोबिलिटी के रिस्पेक्ट में कम होती है ना। तो ये ड्रिफ्टिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण जो कन्वेंशनल करंट है ब्लैक वाला, इसका अपोज करने के लिए एक छोटा सा लेस कंपेयर टू द दैट ऑफ द ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एक करंट अपोजिट डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से ओवरऑल इसके अंदर करंट रेजिस्ट करता है ना। तो ये जो फैक्टर है, इस फैक्टर को काउंटर करने के लिए एक टर्म डिफाइन किया गया जिसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी कहते हैं। आई बात समझ में कुछ? यस सर। So internal resistance of battery is due to this very current, which is precisely due to mobility of ions. पॉजिटिव चार्ज का फ्लो करंट है अगर, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन का अपोजिट ही नहीं होता, आयन भी तो पॉजिटिव चार्ज है ना। शेप साइज बड़ा होता है तो इसकी मोबिलिटी कम होती है। तो ये जो रेड वाला मैंने बनाया है ये छोटा होता है, मतलब अगर बढ़िया ऑथर की बुक पर होगे तो इसका साइज बहुत छोटा, वेक्टर एरो फॉर्म में ऐसा बनाएगा। तो ये जो रेड वाला एरो है ये ब्लैक वाले आई को अपोज करता है, जिसकी वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस जनरेट होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए मोर प्रिसाइजली मोबिलिटी ऑफ आयन रिस्पॉन्सिबल है। यही अगर मोबिलिटी ऑफ आयन इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में होता तो सपोर्ट करता,
क्लियर है? हाँ हाँ Yes, सर sir. समझा। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसको कि हम लोग डायग्राम में स्मॉल आर लिख देते हैं। ठीक है, चलो बहुत मैंने लिखा, आप लोगों का कॉपी करना बाकी है, ऊपर से फटाफट कॉपी कर लो। कहाँ से बाकी है? अरे बाप, यहाँ बैटरी ईएमएफ से बाकी होगा ना, हाँ सर। फटाफट कॉपी कर लो।
डन सर। हो गया सबका? सर लास्ट का बचा हुआ है बस। लिख लीजिए। सर हो गया। हो गया सबका? हाँ सर हो गया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म। अब आते हैं पार। कॉमन सेंस है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पार, है ना? बोलो। हाँ वर्क डन क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज क्यू, तो ये हो जाएगा V इंटू डी क्यू बाई डी टी। तो ये V इंटू आई, ये पार हो जाएगा। यस या इसी को V इक्वल टू आई आर लिख देंगे तो आई स्क्वायर आर, ये भी पार हो जाएगा। या I को V बाई आर लिख देंगे तो V स्क्वायर बाई आर, ये भी पार हो जाएगा। ये सब पार है, ठीक है? ये सब पार का फॉर्मूला है। कोई दिक्कत? नो तो अगर बैटरी किसी सर्किट से कनेक्टेड है तो उसका पावर, दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसको हम लोग मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। कोशिश का मतलब है जो भी मेरा लोड है, मतलब इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस होंगे, घर का बल्ब, फैन, एसी वेसी, पूरी वायरिंग मिला के फाइनली ये रेजिस्टेंस आर है और हमने एक बैटरी लगा दिया इसमें, जिस बैटरी का ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ठीक है? यस बैटरी का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और एक्सटर्नल लोड कैपिटल आर है। तो कॉमन सेंस से आप बताओगे, क्योंकि इतना तो पढ़ चुके हो, जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होगी। यस अब पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी अगर मैं पूछूं, ध्यान से समझना सब लोग, अगर मैं पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी पूछूं तो इसको मैं क्या लिखूंगा? दो तरीका है लिखने का। एक, अगर ये बैटरी है जिस बैटरी का
ये अगर बैटरी है मेरा, ये बैटरी तो ये पूरा पोर्शन कहलाएगा ना, तो कुछ नाम दे देते हैं, इसको ए और इसको बी। तो पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी मैं लिखूंगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी मल्टीप्लाइड बाय आई, लिखूंगा। हाँ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी उतना ही होगा जितना लोड रेजिस्टेंस के पास है। यस इसको मैं आई इंटू लोड रेजिस्टेंस भी लिख सकता हूँ। हाँ आर नहीं, आर ही लिखते हैं, बार बार इतना लेंदी कौन लिखेगा। तो आई इंटू आर इंटू आई ऐसा लिखेंगे। तो इसको हम आई स्क्वायर इंटू आर लिख देंगे। आई की वैल्यू मुझे पता है ना। तो आई की वैल्यू अगर मुझे पता है तो पावर पी मुझे हो गया ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। तो ई स्क्वायर कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। अब अगर पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी मैक्सिमम करने के लिए मुझे अपने एक्सटर्नल सर्किट को चेंज करना है, तो वेरिएबल मेरे पास कैपिटल आर है। सो फॉर पी टू बी मैक्सिमम dp by dr this should be equal to 0 होगा। तो ये dp by dr अगर करोगे तो क्या होगा, ई स्क्वायर बाहर, इसको डिफरेंशिएट करना है तो नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज r प्लस आर टू द पावर 4 हो जाएगा। ऊपर डिनोमिनेटर को बाहर रखा, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, माइनस दूसरी बार न्यूमरेटर को बाहर रखा, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया, यही होगा। तो यहां से मुझे मिलेगा r प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कैपिटल R इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r अगर मैं कॉमन ले लूं तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r माइनस 2r दिस शुड बी इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से एक ही सॉल्यूशन मिला, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, है ना। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड थ्योरम। मतलब किसी डीसी सोर्स से अगर आपको मैक्सिमम पावर लेना है तो अपने सर्किट को इस तरह से अरेंज कीजिए कि उसका टोटल रेजिस्टेंस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, तब आप उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो। क्लियर है? आई बात समझ में? तो ये जो हमने पावर लिखा था ऊपर, उस पावर के नीचे का थ्योरी लिख लीजिए, मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड थ्योरम। क्लियर है? कॉपी कर लीजिए। अच्छा, पावर भी बचा हुआ है ना, यहाँ से कॉपी कर लीजिए।
डन सर। हो गया सबका? यस अब देखो किसी बल्ब पर तुम लिखा हुआ देखते हो कि 220 वोल्ट 60 वॉट ऐसा कुछ, हाँ सर। तो उसका मतलब क्या है कि जब 220 वोल्ट का सप्लाई मिलेगा तो 60 जूल एनर्जी उसमें से निकलेगा, है ना? हाँ बल्ब सर। की पावर रेटिंग यही होती है ना? हाँ सर भाई। तो उस पावर रेटिंग को डिकोड करना कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे सपोज कोई एक बल्ब है, इस बल्ब पर लिखा हुआ है लेट्स से 220 वोल्ट 60 वॉट फॉर एग्जांपल। तो इसका मतलब है कि 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा तो 60 वॉट का 60 जूल पर सेकेंड का एनर्जी मिलेगा। मतलब ये जो 60 है मेरा, ये 220 स्क्वायर अपॉन आर है। मतलब ये जो पावर हाँ सर भाई। इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो ये बल्ब जिस किसी भी चीज का बना हुआ है, ये उसके फिलामेंट का रेजिस्टेंस मिल जाएगा यहाँ से, है ना? हाँ हाँ यस सर। स्कूल में भी थोड़ा बहुत पढ़ते होगे, कॉमन सेंस है ये। ठीक है, आगे बढ़े। यस। सर। हाँ सर। तो ये कॉमन सेंस तो आपको मालूम है। तो इस कॉमन सेंस पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे कर दीजिए। सपोज ये बल्ब है, ठीक है? तो 220 वोल्ट से ये 3 बल्ब लगा हुआ है, दिख रहा है हाँ आप? सर। इसमें से कौन ज्यादा ग्लो करेगा, कौन कम ग्लो करेगा, इसके ब्राइटनेस का क्या ऑर्डर होगा B1 B2 B3 का, ये आपको बताना है। समझ आया? हाँ सर। कोशिश कीजिए।
सर हो गया शायद। आंसर आया? B3 is greater than B2 is greater than B1। सबको यही आया या किसी को कुछ और आया? यही आया सर। यही है सर। यही आया। कितम चिंदी है? हाँ अच्छा, कॉमन सेंस है, करंट सब में सेम होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो सब में करंट सेम होगा तो पावर आई स्क्वायर आर, हाँ तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका जिसका brightness। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। आई बात समझ में? आई इस तीनों में कांस्टेंट है, हाँ सर। हाँ सर। तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू आर। अच्छा, आर में भी क्या है कि देखो, तो 220 220 220 सब में है। हाँ सर। तो ये जो मेरा R1 होगा, इस R1 की वैल्यू हो जाएगी 220 स्क्वायर अपॉन 100। R2 की वैल्यू हो जाएगी 220 स्क्वायर अपॉन 50 और R3 की वैल्यू हो जाएगी 220 स्क्वायर अपॉन 20, है ना? तो R का क्या, R का जो ऑर्डर होगा वही P का ऑर्डर होगा। यस। यस। तो दिख रहा है R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। सो बल्ब 1 का ब्राइटनेस, सॉरी बल्ब 3 का ब्राइटनेस is greater than that of the 2 is greater than that of the 1। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े। यस। अच्छा, बाकी तो सीरीज पैरेलल जब पढ़ लेंगे हम लोग तो इसको फिर और करेंगे। अभी तो ये पावर रेटिंग वाले इतने को ही रहेंगे। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सर्किट एनालिसिस पर आते हैं। तो जैसे कैपेसिटर में मैंने बताया था कि दो तरह से सर्किट एनालिसिस करते हैं। एक तो सीरीज पैरेलल वाला कहानी है, सीरीज पैरेलल व्हीटस्टोन ब्रिज, इस तरह का कुछ कुछ मिलता जाएगा, है ना? यस। और दूसरा पॉइंट पोटेंशियल मेथड है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है हमारे पास सीरीज पैरेलल या ऐसा कुछ मिले, है ना? समझ रहे हो? तो अब हम सीरीज पैरेलल की कहानी से पहले थोड़ा सा, अच्छा एक चीज और बता देता हूँ। यहाँ जो मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड थ्योरम बताया मैंने, इसका एक ग्राफ भी ड्रॉ कर लो। तो कॉमन सेंस है, इसका मैक्सिमम पावर, तो इसका ग्राफ ऐसा होगा। ये पावर की वैल्यू जिस रेजिस्टेंस पर मैक्सिमम होगी वो बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, और जो मैक्सिमम पावर होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो देखो, स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर पुट कर दो इस इक्वेशन में। स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर पुट कर दोगे तो क्या मिलेगा? E²/4R ऐसा कुछ मिलेगा? हाँ सर। यस सर। पक्का? हाँ सर। तो मैक्सिमम पावर होता है E²/4R। ठीक है? यस। हाँ, मैं कह रहा था कि ये तो हो गया थोड़ा सा जो शुरू का करंट इलेक्ट्रिसिटी का बोरिंग पार्ट था। अब मेन सर्किट एनालिसिस शुरू होता है। तो सर्किट एनालिसिस में सबसे पहले पॉइंट पोटेंशियल मेथड,
एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ द कैपेसिटर। जो उसमें हम लोग पढ़े थे वही है, नया कुछ भी नहीं है। फिर कैपेसिटर सर्किट में हम लोग देखे थे जहां पर मोर देन वन बैटरी कनेक्टेड हो, वहां पर पॉइंट पोटेंशियल मेथड इज बेस्ट सुटेड सॉल्यूशन, देखा था ना। हाँ। फटाफट 4-5 क्वेश्चन कर लो पॉइंट पोटेंशियल मेथड के, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पे हम लोग आएंगे। फटाक से कोशिश कीजिए। बोलो, आया कुछ? नहीं आया? देखो सब सर, ध्यान से देखते हैं। तुम लोग सब भूल गए हो लगता है। पॉइंट डी के पोटेंशियल को मैंने 0 मान लिया। हाँ सर, तो सी पर 10 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। एक सेकेंड, बी भी 0 होगा, हाँ सर। और बी 0 हो गया तो ए 10 हो गया, हाँ सर, सी 20 हो गया। और सी 20 वोल्ट हो गया। तो 20 से 0, 20/5, 4 एम्पियर इसमें करंट हुआ। 4 एम्पर। हाँ सर। हाँ सर। इधर 0 इधर 10, मतलब इधर कितना गया? 5 एम्पर। हायर टू लोअर इधर 5 एम्पियर। 2, 5 एम्पियर इधर गया। हाँ 5 एम्पियर इधर गया, इसमें से 4 एम्पियर इधर गया, यही मतलब हुआ ना। हाँ सर। हाँ सर, हाँ तो सर। 1 तो 1 एम्पियर इधर एम्पर। गया,
हाँ सर। 1 एम्पियर इधर गया, 4 एम्पियर इधर गया, तो यही 4 एम्पियर इधर कंटिन्यू हुआ, यहाँ से 4 और यहाँ से 1 मिलके फिर 5 इसमें आ गया, तो इसमें 5 गया, यही कहानी है। हाँ सर। यस सर, समझा। आई बात समझ में? हाँ सर। करंट इन द वायर BD इज 1 एम्पियर, 1 एम्प। और कोई डायरेक्शन पूछे तो फ्रॉम D to B। हाँ सर। सिंपल था, बोलिए। हाँ सर। आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। चलिए, ऐसे ही सिंपल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट ये वाला करो। इसको कोशिश करो।
आया कुछ? हाँ सर। ये जो हर बैटरी के साथ किसी में 1 ओम 2 ओम 2 ओम लिखा हुआ है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, समझते हो ना? हाँ सर, वो तो समझा। आगे आंसर सॉल्व किया सबने? यस सर। हाँ सर। तो फटाफट देखो, इसको कलर रेड ले लेते हैं। 1 ओम है तो 1 ओम ड्रॉ करके रखते हैं। इसमें 2 ओम है तो 2 ओम ड्रॉ करके रखते हैं। इसमें 2 ओम है तो 2 ओम ड्रॉ करके रखते हैं। ठीक है, इसमें नहीं है। कहीं से स्टार्ट करो, मान लो कहाँ से स्टार्ट करो? 10 30 40 50 50, इसको 0 कर लेते हैं। ए बी सी डी सबको 0 कर दें हाँ सर, ऊपर को 10 मिनट। तो ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, और ये हो गया 10 वोल्ट, है ना? होगा ऐसा? यस सर। यस सर। इस G का पोटेंशियल मुझे नहीं पता, नहीं मालूम ना? अच्छा नहीं, ये सबका 10 हो जाएगा ना ऊपर, ये 10 है तो ये भी 10 वोल्ट, हाँ सर। ये भी 10 वोल्ट, और ये भी 10 वोल्ट। ठीक है, बोलिए। यस। हाँ सर। अब देखो ये 10 है, मतलब ये वाला पॉइंट कितना हो गया? -20। नहीं 40, 40 होगा। अच्छा हाँ, 40 सॉरी। तो ये वाला पॉइंट हो गया मेरा 40 वोल्ट। तो ये 40 और ये 0 और ये 1, तो इसमें 40 एम्पियर करंट इधर आ रहा है। हाँ सर। तो इस सेक्शन में करंट हो गया 40 एम्पियर। ये 10 तो ये पॉइंट -30, हाँ सर। तो 30/2, इसमें 15 एम्पियर का करंट इधर जा रहा है, होगा? हाँ सर, Yes. लास्ट में 20 होगा। तो ये 0 तो ये +2, 2 वोल्ट, 20 है तो सर। ये 2 और ये 10 तो 8 हो गया। नहीं 2 नहीं, सॉरी 50 ओम है ना। हाँ सर, तो फिर -40 है। तो ये मैं 2 नीचे, ये 0 तो ये 50 ओम, ये 50 वोल्ट हो गया। अब सर ये ऊपर भी तो और ये 50 और ये 10 के बीच का डिफरेंस 40, तो Yes. 40/2 मतलब 20 है। 20 एम्पियर करंट इधर गया। यस। 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 अब 1 मिनट रुको, मैं इसको फाइनली ड्रॉ कर देता हूँ एक साथ, थोड़ा बड़ा डायग्राम में। तो क्लैरिटी से हर सेक्शन में कहाँ कितना करंट जा रहा है नहीं जा रहा है सब पता चल जाएगा। तो देखो कहानी ऐसा हो गया, इसमें 40, तो यहाँ करंट 40 एम्पियर है, यहाँ करंट 15 एम्पियर है, ऐसा, हाँ सर। और यहाँ करंट 20 एम्पियर है, ऐसा। देखो 20 और 15 ये दोनों मिला के कितना होगा? 35, 25। है ना? यस। मतलब इस पोर्शन में 20 एम्पियर, इस पोर्शन में 20 + 15 35 एम्पियर, 35 इधर 40 इधर, मतलब ये 5 एम्पियर। तभी तो 35 + 5 40 इधर जाएगा। अब जैसे हाँ ही 40 इधर आया, इसमें से 5 इधर चला गया, क्योंकि बैटरी से जितना निकलेगा उतना वापस जाएगा। हाँ सर। तो 5 इधर गया, मतलब 35 इधर गया। 35 में से 15 इधर गया, मतलब 20 इधर गया, यस सर। और ये 20 ऐसे घूम रहा है। कुछ भी पूछे बता सकते हैं?
हाँ सर, हाँ सर, पक्का? यस हाँ आगे बढ़े? हाँ सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में सर्किट एनालिसिस ही कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है? ठीक है। ओके सर, Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय। Thank you, sir, guys. Thank you, Thank you, sir. Vaisa.